गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे होम साइंस गृह विज्ञान का चैप्टर 1 क्लास 12 का। चैप्टर 1 है आपका शिशु की जानकारी 0 से 3 वर्ष तक की। फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको इसमें, साथ ही आपको पीडीएफ का नोट्स इसमें मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम परिचय शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में हम लोग वृद्धि और विकास, शिशु की देखभाल, क्रियात्मक विकास, विकास की अवस्थाएं, ज्ञान विकास तथा सामाजिक विकास पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सारी टॉपिक को हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं और संपूर्ण चैप्टर को हम इस अध्याय में इस वीडियो के माध्यम से मात्र 20 मिनट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाइए और शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि 12 के सभी आर्ट्स विषयों का नोट्स आपको चैप्टर वाइज मिलता रहे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसके अलावा चैप्टर का फुल डिटेल, साथ ही एग्ज़ाम के टाइम आपको वीवीआई, एमवीवीआई सारे क्वेश्चन गैस दिए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर परिचय से शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन। इस अध्याय में हम लोग वृद्धि विकास, शिशु की देखभाल, क्रियात्मक विकास, विकास की अवस्थाएं, ज्ञानात्मक विकास तथा सामाजिक विकास पर चर्चा करेंगे। वृद्धि पहले समझते क्या होता है। गर्भधारण के बाद ही गर्भावस्था में शिशु का वृद्धि होना शुरू हो जाता है। वृद्धि बालक के शरीर लंबाई, आकार, भार आदि के साथ उनके आंतरिक अंगों तथा मस्तिष्क में भी होती है। मस्तिष्क में वृद्धि होने से स्मरण की क्षमता तथा तर्क शक्ति की बढ़ोतरी होती है। मस्तिष्क में जो वृद्धि होती है उससे क्या होता है, मस्तिष्क में वृद्धि होने से स्मरण की क्षमता और तर्क शक्ति यानी सोचने की शक्ति की बढ़ोतरी होती है। समझ गए? तो वृद्धि समझ गए आप लोग। गर्भधारण के बाद ही गर्भावस्था में शिशु का वृद्धि होना शुरू हो जाता है। तो उसी समय हम लोगों को चाहिए कि उसके लिए पौष्टिक आहार और विभिन्न प्रकार की सीख उनकी माँ को दी जाए ताकि वो उसी समय से ग्रोथ करना शुरू कर दे। तो मस्तिष्क में वृद्धि होने का स्मरण की क्षमता वहीं से बनता है। तो ध्यान रखेंगे कि गर्भाधारण के बाद ये सारी क्रियाएं शुरू हो जानी चाहिए। हालांकि हरलॉक के अनुसार कहा गया वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि गर्भाधारण के बाद से ही शिशु में होना शुरू हो जाता है तथा परिपक्व अवस्था तक चलती है। मतलब जिस समय से गर्भाधारण स्टार्ट होता है उस समय से लेकर के बच्चे के जन्म तक यानी परिपक्व होने तक वृद्धि होती रहती है। और हम लोगों को चाहिए कि उसी समय से उन बच्चे पर विशेष रूप से ख्याल रखें, उसको पौष्टिक आहार और कुछ नए सीख की ज़रूरत होती है गर्भाधान से ही। तो उसमें उनकी माँ को वैसी बातों में वैसी सीख भी देनी चाहिए, वैसे माहौल, वैसे परिवेश में भी रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह और आपकी लाइफ से भी संबंधित है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे है विकास, डेवलपमेंट। विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित हैं। हरलॉक ने विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना है। विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। समझ गए? मतलब विकास में जो भी परिवर्तन होता है ना, जो भी चेंजिंग होता है वह सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हरलॉक ने इस विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना है कि अगर पिछला जो परिवर्तन हुआ है, आगे जो नेक्स्ट परिवर्तन होगा वह उससे गुणित होकर के अर्थात गुणात्मक परिवर्तन उसे माना गया है। तो ध्यान रखेंगे डेवलपमेंट आप। आगे जेम्स ट्रेवर ने बोला कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में लगातार प्रकट होती है। व्यक्ति में लगातार क्या होती है? प्रकट होती रहती है, हमेशा चेंजिंग। शिशु का विकास प्रारंभ में तो काफ़ी तीव्र गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के विकास की तीव्रता कम हो जाती है। शिशु का सामाजिक शिक्षण विकास में वह भाषा विकास के साथ साथ होता रहता है। तो शिशु का विकास जो है प्रारंभ में काफ़ी तेज़ी से होता है, लेकिन धीरे धीरे जो ही वह बढ़ने लगता है शिशु के विकास में तीव्रता कम हो जाती है। और साथ ही शिशु किस समाज में, परिवेश में रह रहा है, वह शिक्षण विकास में
वह भाषा उसी के साथ वह विकसित करता है। तो ध्यान रहे कि शिशु जब गर्भावस्था से बाहर आए तो उसको अच्छा परिवेश में रखें, शिक्षण सामग्री परिवेश में रखें, अच्छा समाज में रखें ताकि विकसित हो। अगला है प्रसव और गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशुओं की आवश्यकताएं। जन्म के बाद 28 दिन शिशु के लिए काफ़ी संकटपूर्ण अवधि होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब शिशु को अपनी माता से के शरीर से अलग होकर वातावरण के साथ समायोजन का स्थापित करना पड़ता है। इस समय शिशु मृत्यु दर अधिक होती है। मतलब प्रसव के 28 दिनों तक काफ़ी संकटपूर्ण स्थिति होती है, क्योंकि उस समय उनकी माँ भी होश में नहीं हो पाती है और मतलब कुछ और भी निकट समस्याएं के कारण ज़रूरी होता है कि उनकी देखभाल अन्य व्यक्ति को ही करना चाहिए। इससे तंदुरुस्ती दोनों में उत्पन्न रहती है। तो वह समय संकटकालीन होता है, उसमें अधिकतर चांस रहता है बच्चे की मृत्यु हो जाने की। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। तो समायोजन को स्थापित करना पड़ता है। इसी समय शिशु को क्या करना चाहिए, शिशु की मृत्यु दर अधिक होती है। तो ध्यान रखेंगे इस बात के। आगे देखते हैं, शिशु के जन्म के बाद माता और शिशु की निम्नलिखित आवश्यकताएं होती है। शिशु जब जन्म ले लेते तो उसके बाद माता की और शिशु की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, तो ये आप लोग ध्यान दें। कुशलतापूर्वक देखभाल, स्किल्ड अटेंडेंस। शिशु एवं माता का प्रसव के बाद सावधानीपूर्वक देखभाल आवश्यक है, क्योंकि माता तो उसमें नर्वस अवस्था में रहते हैं, तो उनको भी देखभाल करना जरूरी है। शिशु तो शिशु है, तो दोनों को ध्यान देना बहुत ही मस्ट जरूरी है। आगे है जटिलताओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ये क्या होते हैं, उच्च बीपी, प्रसव पीड़ा, ब्लीडिंग आदि गर्भकाल में जटिलताएं होती हैं। जटिलताओं के प्रबंधन, उच्च बीपी के कारण प्रसव पीड़ा जो होती है, ब्लीडिंग होती है आदि गर्भकाल में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। ये सभी जटिलताओं को पहचान कर उचित चिकित्सा सेवा प्रदान किया जाए। उसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब प्रसव हो जाते हैं तो शिशु और माता में विशेष प्रकार की पीड़ाएँ, ब्लीडिंग माताएं के अंदर और भी गर्भावस्था में जटिल समस्याएं उत्पन्न होती, तो ये सब देखते हुए उनको इलाज जरूर करवाएं, उचित चिकित्सक से देखभाल करवाएं। अगला है समर्थन और देखभाल। शिशु तथा माता को जटिलताओं के समय परिवार का समर्थन मिलना चाहिए। उस समय जो है उनके परिवार पूर्ण रूप से सारे परिवार उनके सपोर्ट में रहे, जो चीज़ की ज़रूरत हो, जैसी उनकी इच्छा हो, जो उचित चिकित्सा मिलनी चाहिए वो सभी उन्हें प्रदान किया जाए सभी परिवार के समर्थन में। अगला है रोग संक्रमण पर नियंत्रण। बच्चे तथा माता को विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाव हेतु उचित प्रबंध करना चाहिए। बच्चे और माता को जो है उसमें कोई संक्रमण रोग भी हो सकता है, तो ये सब से बचाने के लिए उसे उचित प्रबंध करना चाहिए, उचित स्थान पर रखना चाहिए। ध्यान उन्हें हमेशा केंद्रित करके अपना रखना चाहिए अपने परिवार वालों का, ताकि संरक्षण में रहे, संक्रमण रोग ना फैले, इससे बच के रहें, क्योंकि उस समय अगर प्रभावी हो जाता है रोग तो ख़त्म नहीं हो पाता है। आगे है नवजात शिशु की जन्म के बाद की ज़रूरत। नवजात शिशु जब जन्म ले लेते हैं उसके बाद क्या क्या ज़रूरी है। पहला चीज़ है वायु। शिशुओं को जो जन्म होने पर सांस नहीं ले रहे होते हैं सजीव करना। जिसमें शिशु जन्म लेते हैं वो अचानक से तो थोड़े ना सांस लेने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं, तो पहला ज़रूरी है वायु। उसके अंदर वायु जाएगा तभी वह सांस ले पाएगा और रोना शुरू करेगा, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा है गर्माहट। जन्म के समय शिशु को सूखना, त्वचा संपर्क द्वारा गर्माहट पहुंचाना। कम भार वाले शिशु के लिए कंगारू देखभाल प्रोत्साहन। मतलब क्या हुआ, जन्म के समय जब शिशु आते हैं, बाहर आते हैं, तो शिशु को सुखाना, पहले उसका इस प्रकार से त्वचा संपर्क करके उसके अंदर गर्माहट उत्पन्न करना। त्वचा से त्वचा मतलब उसको छाती में लगाकर या फिर उसके मुंह में हवा का फूंक डालकर, तो इस प्रकार से उनके पूरे शरीर को गर्म करना त्वचा से त्वचा संपर्क के द्वारा बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे है स्तनपान। स्तनपान शिशु को जन्म के बाद पहले 4 घंटा के भीतर स्तनपान कराना चाहिए। जन्म लिया उसके 4 घंटा के भीतर स्तनपान कराना चाहिए। 6 माह तक आवश्यक होने पर दिन तथा रात में
एक बार नियंत्रण स्तनपान कराना चाहिए। 6 माह होने तक दिन और रात में एक बार स्तनपान कराना जरूरी है। साथ ही स्तनपान कराना नवजात शिशु की प्रथम आवश्यकता है। माँ के दूध के माध्यम से बालक में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। स्तनपान कराना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वह पहला दूध जो होता है, मतलब माँ का जो स्तनपान होता है, वह बहुत ही रोग की प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें, और उससे शरीर का अधिकतम विकास होता है, मानसिकता विकास होता है, तो जरूरी है। अगला है संक्रमण रोगों से बचाव। ये क्या होता है, माँ का प्रारंभिक दूध में पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिससे कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। इस पदार्थ में प्रोटीन वसा युक्त ये सारी उपलब्धताएं होती है जिससे संक्रमण रोग से बच्चों की बचाव होती है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव जो विकास होते हैं उनकी विभिन्न अवस्थाएं हैं। वेरियस स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहली अवस्था आपका गर्भावस्थान, गर्भाधारण से जन्म तक, ठीक है, गर्भाधारण से जन्म तक। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे ऐप से भी जुड़ जाएं। पहला आपका गर्भावस्थान है। उसके बाद शैशवावस्था, जो कि जन्म से 2 सप्ताह तक शैशवावस्था में विकास होती हैं। तीसरा उत्तरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो टोटल ये अवस्थाएं हम यहाँ पर होते हैं शिशु अवस्था में। उसके बाद है आगे वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, उसमें अंतर क्या होती है। वृद्धि मात्रात्मक जबकि विकास गुणात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक बढ़ता है और जबकि विकास जो है गुणात्मक रूप से बढ़ती है। अभी हमने पॉइंट इसका करवा दिया था। वृद्धि का संबंध सामान्यतः शारीरिक विकास से है तथा विकास का संबंध सामान्यतः मानसिक विकास से है। वृद्धि का संबंध क्या है, शारीरिक विकास से वृद्धि होता है, और विकास जो होता है वह मानसिक विकास से होता है, ठीक है, याद रखेंगे। वृद्धि शारीरिक अंगों का एकांकी विस्तार है जबकि विकास बहुमुखी और बहुआयामी होता है। वृद्धि शारीरिक अंगों का एकांकी विस्तार है जबकि विकास क्या होता है, बहुमुखी और बहुआयामी होता है। वृद्धि जन्मजात गुणों पर आधारित शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। वृद्धि जो होती है वह जन्मजात गुणों पर आधारित होती है, मतलब जन्म जो लिया जाता है उसी के गुणों पर आधारित होता है एवं मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करती है कि हमारा माइंड, हमारा मानसिक कितना परिपक्व है, उस पर निर्भर करता है वृद्धि। और विकास शारीरिक मानसिक गुणों के परिवर्तन के अतिरिक्त सामाजिक, संवेगात्मक तथा प्रगतिशील परिवर्तन भी लाता है। वृद्धि भ्रूण अवस्था में होना शुरू हो जाता है। भ्रूण अवस्था मतलब गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है तथा प्रौढ़ावस्था आने तक रुक जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। वृद्धि तो प्रौढ़ावस्था तक रुक जाती है लेकिन विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। विकास में समानता होती है जबकि वृद्धि वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित है। विकास में समानता होती है, विकास जो होता है उसमें क्या होता है, समानता होती है कुछ न कुछ पिछले से अगले वाले में, जबकि वृद्धि जो होता है वह वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित है, उसमें कोई समानता नहीं पाई जाती। हर मतलब वृद्धि में चेंजिंग होती है। वृद्धि का स्पष्ट रूप से मापन किया जा सकता है जिसे लंबाई, भार का मापन, जबकि विकास का स्पष्ट मापन एवं मूल्यांकन असंभव है। वृद्धि जो किया जाता है व्यक्ति का, बच्चे का, तो वो वृद्धि हम लोग माप सकते हैं, लंबाई, भार का मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास, उसका मानसिक क्या विकास हुआ, क्या है, नहीं है, किस क्षेत्र में कितना है, तो ये सब मूल्यांकन संभव नहीं है, असंभव है, ठीक है। अगला है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, आपने विकास, वृद्धि और विकास का अंतर आप समझा, और अभी मैं आपको बताऊंगा विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत क्या है समझते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या होते हैं विकास के सिद्धांत। तो पहला है आपका पहला पॉइंट, विकास सिर से नीचे की ओर अग्रसर होता है। विकास जो होता है सिर से स्टार्ट होता है, सिर, हेड, और वहाँ से नीचे की ओर अग्रसर हो जाता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द हेड, ठीक है, टू डाउनवर्ड्स। इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर भुजाओं और फिर टांगों पर। जन्म के बाद पहले 2 माह के भीतर शिशु सिर तथा चेहरे पर नियंत्रण करता है। 6 से 12 माह की आयु में शिशु टांगों पर नियंत्रण प्रारंभ करते हैं। तो समझ गए विकास सिर से नीचे की ओर कैसे अग्रसर होता है। तो सबसे पहले शुरुआत होता है कहाँ से, सिर से शुरू होता है, फिर भुजा, फिर टांग,
उसके बाद फिर चेहरे पर नियंत्रण करता है, लास्ट में क्या करता है, टांगों पर नियंत्रण प्रारंभ करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, सिर से नीचे की ओर अग्रसर होता है। अगला है विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर अग्रसर होता है। विकास जो होता है शरीर के केंद्र से होते हुए वो बाहर की ओर अग्रसर होता है। तो इस सिद्धांत को निकट दूर विकास सिद्धांत भी कहते हैं। यह जो सिद्धांत है इसे निकट दूर विकास सिद्धांत भी कहते हैं, जो विकास के मार्ग की व्याख्या करता है। यह विकास का मार्ग जो है, रास्ता, उसकी व्याख्या करता है, जिसका अर्थ होता है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी अंगों से पहले विकसित होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है शरीर के बाहरी अंगों से पहले विकसित होती है। उंगलियां तथा पंजे शारीरिक विकास में अंतिम स्थान रखते हैं। उंगलियां और पंजे जो होते हैं वह शारीरिक विकास में अंतिम स्थान रखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, विकास परिपक्वता तथा सीख पर निर्भर करते हैं। विकास जो होती है ना वह परिपक्वता तथा सीख पर निर्भर करती है। विकास बालक में दो कारकों के कारण होता है। प्रथम कारक है परिपक्वता तथा दूसरा कारक है अधिगम। विकास परिपक्वता तथा सीख पर निर्भर करती है। तो पहला विकास प्रथम में दो कारकों के कारण होता है। प्रथम कारक परिपक्वता और दूसरा कारक अधिगम है। समझ गए। विकास सरल से जटिल की ओर अग्रसर होता है। विकास सरल से मतलब सावधानी से आसानी रूप से जटिल की ओर, जिधर आसानी रूप से जहाँ पहुँचा जा सकता है तो वहाँ पहली शुरुआत होती है, और जहाँ जटिल होती है वहाँ धीरे धीरे अग्रसर, मतलब सरल से जटिल की ओर अग्रसर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स। समझ गए। यस। हाँ, थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, कोई नहीं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं रोक करके भी। समझ में नहीं आ रहा तो बैक करके देखिए, और एक बार नोट आउट सब अपनी कॉपी में कर लीजिए ज़रूर, ताकि बाद में आप रिवीजन एक बार देखते हैं कर सकेंगे निश्चित रूप से। ठीक है। विकास तथा वृद्धि एक निरंतर प्रक्रिया। विकास और वृद्धि निरंतर कुछ न कुछ होते रहता है। वृद्धि, समझ गए। यस। अब यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ रह गया। बालक का शारीरिक विकास, उसमें सबसे पहले तो शारीरिक विकास में लंबाई होती है। शिशु के जन्म के समय लंबाई लगभग 20 इंच की होती है, परंतु लड़कियों की लंबाई की अपेक्षा आधा इंच ज़्यादा होता है, तथा शिशु की लंबाई में प्रारंभ के 2 वर्ष में तीव्र वृद्धि होती है। यानी शिशु की लंबाई जो है 2 वर्ष में तीव्र तेजी से थोड़ा वृद्धि होता है। भार या वजन, वेट क्या होता है, जन्म के समय बालक का भार 2.5 से 3.25 किलोग्राम तक होता है। बालिका का भार 7 पाउंड या 3 केजी होता है। पहले वर्ष के अंत में यह वजन जन्म से लगभग 3 गुना हो जाता है। पहले वर्ष में ही जन्म से 3 गुना हो जाता है इनका वजन, लड़कियों का। अगला है शारीरिक अनुपात। शारीरिक अनुपात चेहरे का अनुपातिक विकास। जब बालक का जन्म होता है उस समय बालक का चेहरा सिर की अपेक्षा छोटा होता है, क्योंकि इस समय बालक के दांत नहीं होते हैं। सिर का अनुपातिक विकास, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके सिर की लंबाई उसके संपूर्ण शरीर की लंबाई का 25% होती है। इसके विपरीत एक वयस्क व्यक्ति का सिर उसके शरीर का केवल 10% होता है। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तब उसके सिर का 90% तक का विकास हो जाता है। ठीक है, 90% तक का, जब 5 वर्ष का हो जाता है तब उसके सिर का 90% तक का विकास हो पाता है। अब आगे समझते हैं धड़ का अनुपातिक विकास क्या होता है। धड़ का अनुपातिक विकास मतलब सिर के नीचे का जो अनुपातिक विकास होता है वह कितना होता है। धड़ का विकास सिर की अपेक्षा धीमी गति से होता है। सिर का विकास तो तेज़ी से ग्रोथ कर जाता है, परंतु उसका धड़ जो होता है वह धीरे धीरे धीमी गति से वह विकास कर पाता है। समझ गए। धीमी गति से विकास करता है धड़ का, और